अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान जाहिद है और आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूं एंड दैट इज डिजिटाइजेशन इन पाकिस्तान। कि पाकिस्तान को हम किस तरह से डिजिटल इकोनॉमी बना सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूं कि डिजिटाइजेशन होता क्या है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप एक चीज जो कि ट्रेडिशनल मेथड से, आउटडेटेड मेथड से हो रही है, उसको आप इलेक्ट्रॉनिक मीन्स पे शिफ्ट कर देते हैं। दैट इज डिजिटाइजेशन। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर कुछ क्लर्क्स बैठे हुए क्लरिकल काम कर रहे हैं। हम अक्सर देखते हैं कि हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अदारों में जाते हैं तो वहां पर क्लर्क्स जो है इतने बड़े बड़े रजिस्टर्स के ऊपर वो नोट डाउन कर रहे होते हैं, चीजें लिख रहे होते हैं, पेपर वर्क। जब हम उस ट्रेडिशनल मेथड को, उस पेपर वर्क को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इनटू इलेक्ट्रॉनिक मींस, मतलब ये कि उसकी जगह हमने कंप्यूटर्स रख दिए, उन कंप्यूटर्स के अंदर हमने एक डेटाबेस इंस्टॉल कर दी और हमने वहां पर एक जो है वो आईटी एक्सपर्ट बिठा दिया। वो एक्सपर्ट ना भी हो, उसको स्किल सिखा दिए कि भाई आपने इस तरह से इसको चलाना है। तो क्या हुआ, हमने एक ट्रेडिशनल मेथड को हमने एक ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू एन इलेक्ट्रॉनिक चैनल और इलेक्ट्रॉनिक मेथड। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि एक इंसान जो काम कर रहा था उसमें गलती का एलिमेंट बहुत ज्यादा होता है, उसमें वो इतना टाइम एफिशिएंट नहीं होता, उसमें करप्शन, बेजाब्तगियों का एलिमेंट बहुत ज्यादा होता है। तो एक आईटी की चीज वो आकर सारे मामला खत्म कर देती है और वो उस काम को और उस ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग को एफिशिएंट बना देती है। दैट इज द बेनिफिट ऑफ डिजिटाइजेशन। इसी तरह से हम एक मुल्क की इकोनॉमी को, उसके सोशल सेक्टर को, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को हम उसको डिजिटाइज कर सकते हैं। आज मैं बात करूंगा कुछ इंटरनेशनल लेवल पर। आज जिस दौर में हम रह रहे हैं इसको फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा जाता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का चौथा दौर। इंडस्ट्रियलाइजेशन किसे कहते हैं? इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं जब एक मुल्क अपनी इकोनॉमी को एग्रीकल्चर से या किसी और मीन से इंडस्ट्री के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देता है। दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो आज इंडस्ट्रियलाइजेशन का चौथा दौर चल रहा है जिसे कहते हैं फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इससे पहले जो तीन अदवार आए 1840 में, जो है वो हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत मिलती है। 1840 में कुछ टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस हुई जिसमें स्टीम पावर इंजन था, जिसमें ये कॉटन जिन मशीन्स थी। तो मुल्कों ने क्या किया, अपनी इकोनॉमीज को एग्रीकल्चर से ट्रांसफॉर्म कर दिया इंडस्ट्री की तरफ। उसके बाद मजीद सन 1900 के अंदर जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुई। तो सेकंड दौर आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जिसमें स्टीम पावर इंजन की जगह ले ली बिजली पे चलने वाली इंजन से। इसे दूसरा दौर कहा जाता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। फिर उसके बाद तीसरा दौर 1970 में आया जो आईटी का दौर था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी ने दुनिया का बिल्कुल पूरी की पूरी इंटरनेशनल डोमेन ही चेंज कर दी। और आज हम जिस दौर में रह रहे हैं वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डिजिटल टेक्नोलॉजी। और आज इस दौर में इंटरनेशनली पूरी दुनिया में वही मुल्क जो है वो लीड कर रहे हैं, इस दुनिया का निजाम चला रहे हैं जो कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से, डिजिटाइजेशन के लिहाज से इस टाइम पे टॉप पे हैं, जो इनोवेशन, हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा रहे हैं। चाइना, अमेरिका, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया, ये तमाम मुल्क बड़ी तेजी से डिजिटल टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, अपनी इकोनॉमीज को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। आए दिन कोई नई चीज दुनिया में दरियाफ्त कर देते हैं और पूरी दुनिया की मजबूरी बन जाती है उनके साथ काम करना, उनकी वो चीज खरीदना। लेकिन आज इसी फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौर में हम एक एग्रेरियन इकोनॉमी चला रहे हैं। हमारी जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चरल बेस्ड है। इसका मतलब कि आज हम 1840 के दौर में रह रहे हैं। हम दुनिया से 150 साल पीछे हैं। आज दुनिया रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चली गई है। हम आज भी गंदम उगा रहे हैं, चावल उगा रहे हैं और वो दुनिया को बेच रहे हैं। हमारा इन मुल्कों से कोई मुकाबला नहीं है। जब हम कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं और हम देखते हैं कि हम कैसे अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, हमारा चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ये अमेरिका, इनके साथ हमारा कोई कंपैरिजन नहीं बनता। ये हमसे बहुत आगे हैं। लेकिन हम अपना कंपैरिजन एस्टोनिया जैसे मुल्क से तो कर सकते हैं
जो कि 1991 में आजाद हुआ सोवियत यूनियन से, रशिया से। एक गरीब मुल्क था। आज एस्टोनिया दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से डिजिटाइज होने वाला मुल्क है। आप में से शायद कई लोगों ने नाम भी ना सुना हो एस्टोनिया का। ये एक बाल्टिक स्टेट है। यूक्रेन, रोमानिया, लाटविया, इन ममालिक के साथ ये बिल्कुल रशिया के साथ इसका बॉर्डर है। एक मुल्क जो हमारे 40-45 साल बाद आजाद हुआ, जो कि गरीब मुल्क था, उसने अपनी इकोनॉमी को कैसे ट्रांसफॉर्म किया। ये हमारे लिए लेसन है। हमें सीखना चाहिए, हमें केस स्टडी सामने रखनी चाहिए एस्टोनिया की। हमें देखना चाहिए कि हम में कहां कहां पे फ्लॉज हैं और हम कैसे अपनी इकोनॉमी को जो है डिजिटाइज कर सकते हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के मसाइल क्या हैं। 2 से 3 बड़े मसाइल हैं। उसके बाद मैं कुछ उसके ऊपर बात करूंगा कि हम अपनी इकोनॉमी को कैसे डिजिटाइज करके इन मसाइल से निकल सकते हैं। सबसे बड़ा मसला इस टाइम अनएम्प्लॉयमेंट का पाकिस्तान में। दूसरा मसला पाकिस्तान में टैक्सेशन का है। पहला मसला अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा टैक्सेशन। पहले मैं इस पे बात करता हूं, फिर मैं आगे जाता हूं। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब कि आपके मुल्क में लोग बेरोजगार हैं, वो पैसा नहीं कमा पा रहे। क्यों? क्योंकि आपके मुल्क में कारोबार नहीं हो रहा, आपके मुल्क में बिजनेसेस नहीं हो रहे, आपके मुल्क में कंपनीज काम नहीं कर रही। उसके लिए मैं आपको 3 पॉइंट्स एजेंडा बताऊंगा कि क्या करना चाहिए, कहां कैसे हम अनएम्प्लॉयमेंट डिजिटल प्रोसेस के थ्रू जो है वो खत्म कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है ई रेजिडेंस। ई रेजिडेंस क्या है? ई रेजिडेंस ये है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ऐसी पॉलिसी बनाए जिसमें वो दुनिया भर के लोग जो हैं उनको कहें कि जी आप पाकिस्तान में आकर काम करें। फिजिकली नहीं आना, अपनी कंपनीज पाकिस्तान में रजिस्टर करें और अपने मुल्क में बैठकर ये कंपनीज चलाएं। हम आपको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देते हैं, आप अपनी डिजिटल कंपनीज यहां बनाएं हमारे मुल्क में। हम आपको टैक्स एग्जम्पशंस देते हैं, हम आपको हर तरह से फैसिलिटेट करते हैं। आप हमारे मुल्क में आए, वर्चुअली वर्चुअली सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाएं और काम अपने मुल्क से बैठ के करें। हाँ, अगर आपने अब कंपनी खोली पाकिस्तान में, अमेरिका में बैठ के, अब आपको एम्प्लॉयज चाहिए अपनी कंपनी के लिए, आप इंडिया से एम्प्लॉयज ले लें, आप जापान से एम्प्लॉयज ले लें, आप जर्मनी से एम्प्लॉयज ले लें। तो होगा क्या, आपकी कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड होगी, लेकिन उस कंपनी का पूरा हायरार्किकल स्ट्रक्चर पाकिस्तान से बाहर काम कर रहा है। दिस इज कॉल्ड ई रेजिडेंस। जो बाहर डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो आईटी के जो लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनको आप अट्रैक्ट करें अपने मुल्क में कि वो यहां पर आकर अपनी कंपनीज रजिस्टर करवाएं। दिस इज कॉल्ड ई रेजिडेंस पॉलिसी। इसके साथ साथ आपके मुल्क में बेतहाशा जो है वो फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं, जिन्हें डिजिटल नोमैड्स कहा जाता है। ये डिजिटल नोमैड क्या होता है? नोमैड का मतलब क्या? नोमैड का मतलब ये होता है एक आदमी जो एक जगह नहीं रहता, वो इधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है। डिजिटल नोमैड का मतलब ऐसे लोग जिनकी अर्निंग, जिनका लिविंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बेस करते हैं उनके आईटी स्किल्स पे। वो लोग क्या है, वो अपने आईटी स्किल्स की बेस के ऊपर अपना पैसा कमाते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं। उनका कोई एक ठिकाना नहीं होता। वो कॉफी शॉप्स में बैठे हुए अपनी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, वो लाइब्रेरीज में बैठे हुए अपनी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में बैठे हुए अपनी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए उनको अट्रैक्ट करे, उनको गवर्नमेंट सेक्टर्स में रिक्रूट करे, ताकि वो अपने आईटी स्किल्स के थ्रू आपको इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, इनोवेटिव सर्विसेज, इनोवेटिव सॉफ्टवेयर, इनोवेटिव डेटाबेसेस बना के दे सकें, ताकि उन्हीं डेटाबेसेस को आप आगे एक्सपोर्ट कर सकें। उन्हीं डेटाबेसेस की बेस पे आप यहां पर छोटे छोटे कारोबार खड़े कर सकें। और तीसरी चीज, जब आप ई रेजिडेंस के थ्रू बाहर से लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, जब आप अपने मुल्क में डिजिटल नोमैड्स को अट्रैक्ट करेंगे, तो होगा क्या, आपके मुल्क में ये लोग आकर कंपनीज, छोटे छोटे स्टार्टअप्स खोलेंगे, जिन्हें टेक्नोलॉजी की टर्म में कहा जाता है टेक यूनिकॉर्न्स। आज एस्टोनिया ने टेक यूनिकॉर्न्स के थ्रू, छोटे छोटे स्टार्टअप्स के थ्रू $1 बिलियन कमाता है एक साल का एस्टोनिया, सिर्फ इन छोटे छोटे स्टार्टअप से। तो आप तो इतना बड़ा मुल्क है, आपके तो मुल्क में पोटेंशियल बहुत है, आपके तो मुल्क में लोग बहुत हैं, पढ़ा लिखा तबका बहुत है जो आज बेरोजगार है। आप उनको इस तरह से मोबिलाइज कर सकते हैं।
ये वो 3 पॉइंट एजेंडा है कि आप अपनी अनएम्प्लॉयमेंट खत्म कर सकते हैं। आज उबर, करीम जैसे जो इनिशिएटिव्स हैं, क्या वो डिजिटाइजेशन की जो है आउटकम्स नहीं है? क्या वो आज एक आम आदमी को रोजगार कमा के नहीं दे रहे? पाकिस्तान में कितने लोग करीम से रोजगार कमा रहे हैं? सिर्फ एक एप्लीकेशन है, एक स्टार्टअप है, और अभी 2-3 साल पहले इनिशिएट हुआ है। इस तरह के बेतहाशा स्टार्टअप्स, बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज है पाकिस्तान में, जिससे हम अनएम्प्लॉयमेंट खत्म कर सकते हैं। दूसरा मसला पाकिस्तान में है टैक्सेशन का। टैक्सेशन का मसला ये है कि गवर्नमेंट फेल हो गई है बुरी तरह से लोगों से टैक्स इकट्ठा करने में। लोग टैक्स क्यों नहीं देते? क्योंकि गवर्नमेंट के पास कोई उनका डेटा नहीं है कि कौन कितने पैसे कमा रहा है। पाकिस्तान के अंदर इनफॉर्मल इकोनॉमी है। इनफॉर्मल इकोनॉमी का मतलब कि किसी का कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई पता नहीं है कौन कितने पैसा कमा रहा है। क्यों? क्योंकि लोग प्रॉपर बैंकिंग चैनल को इस्तेमाल नहीं करते। मुझे अगर आपसे कोई चीज मंगवानी है और आप में से कोई शख्स जो है दूसरे शहर में है, तो मैं आपको फोन करूंगा, आप मुझे वो चीज भेज देंगे, मैं किसी दोस्त को कॉल करूंगा उसी शहर में कि वो आपको कैश दे दे। हमारी बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू जो है वो डील ही नहीं हुई, आप पैसे ट्रांसफर ही नहीं हुए, मुझे चीज भी मिल गई, आपको पैसे मिल गए, एक ऑफिशियल चैनल के थ्रू ट्रांजैक्शन नहीं हुई, तो गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड नहीं गया। गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड नहीं गया तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? वो आपको उसको टैक्स नहीं कर पा रही। आज पूरे मुल्क में बड़े से बड़े और छोटे से छोटा कारोबार इनफॉर्मल इकोनॉमी के ऊपर चल रहा है। इसको खत्म करने के लिए एटलीस्ट छोटे तबके पे आप सबसे पहले रिफॉर्म्स लेके आए। फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक कॉन्सेप्ट है, इंक्लूसिव फाइनेंस, वर्ल्ड बैंक ने इंट्रोड्यूस करवाया। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, फिनटेक का कॉन्सेप्ट अभी वर्ल्ड बैंक ने इंट्रोड्यूस करवाया कि आप डिजिटाइजेशन के थ्रू ऐसी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवा दें जहां पर लोगों की मजबूरी बन जाए कि वो उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकें अपनी ट्रांजैक्शंस के लिए। इजी पैसा, जैज कैश, ओमनी, ये वो सारे क्या हैं? ये फिनटेक प्रोजेक्ट्स हैं, ये इंक्लूसिव फाइनेंस के प्रोजेक्ट्स हैं। इनसे हो क्या रहा है? मुझे अर्जेंट पैसे चाहिए आपसे, आप में से किसी शख्स से, बैंक्स बंद है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती, किसी के पास बैंक अकाउंट नहीं है, तो क्या करेंगे? आप किसी शॉप पे जाएंगे, वहां से आप इजी पैसा मुझे कर देंगे, मुझे उसी टाइम पैसे मिल जाएंगे। होगा क्या? वो इजी पैसा लिंक्ड किसके साथ है? आपके एनआईसी के साथ या आपके मोबाइल नंबर के साथ जो कि रजिस्टर्ड है। तो गवर्नमेंट के पास डेटा चला गया, गवर्नमेंट को पता चल गया कि जनाब ये बंदे ने इतने पैसे इसको भेजे, उस पर अगर टैक्स लगेगा तो लगे, गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड आ जाएगा। दूसरा ये कि आप दोनों फैसिलिटेट भी हो गए, आपको टाइमली कैश भी मिल गया, गवर्नमेंट ने उसको रेगुलेट कर लिया। और तीसरा, रोजगार कैसे जनरेट हुआ? जिस शॉपकीपर से आपने पैसे रिसीव किए उसने ऊपर अपना 10 से 15 रुपए कमीशन रखा, उसको रोजगार भी उसके लिए जनरेट हो गया, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुई, ऑफिशियल चैनल भी इस्तेमाल हुए, पैसा भी एक्सचेंज हुआ, गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड भी चला गया। दिस इज कॉल्ड फिनटेक। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, इंक्लूसिव फाइनेंस का इस्तेमाल करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन ऑफिशियल चैनल्स का इस्तेमाल कर सकें, इनसे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज मिल सकें, और एक ऑफिशियल चैनल से, प्रॉपर चैनल से आपका जो है पैसा वो जो है वो लोगों तक पहुंच सके। आज पाकिस्तान में और बहुत से इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए, सोशल सेक्टर को बेहतर करने के लिए। अभी रिसेंटली जो ये गवर्नमेंट आई है, ये बहुत ज्यादा जो है ये काम रिग्रेसिव वे में ये काम कर रही है। इसके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, रोबोटिक्स पे भी रिसेंटली एक प्रेसिडेंट ने इनिशिएटिव लिया जिसका नाम है प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग। तो ये एक अदारा बनाया गया है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है प्रमोट किया जा रहा है, इसके ऊपर रिसर्च की जा रही है, और इसको प्रेसिडेंट जो है हमारे वो खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं। दूसरा ये कि अभी गवर्नेंस के निज़ाम को बेहतर करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ जो है वो पॉलिसीज बनाई हैं, कुछ अदारे बनाए हैं, कुछ डिजिटल प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं। इसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, आप सब लोग इससे वाकिफ होंगे, पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल। अब ये पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल क्या है? इसके थ्रू आप किसी अदारे में जाते हैं, वहां पर आपको लगता है कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही, आपका कंसर्न को एड्रेस नहीं किया जा रहा, आपसे मिसबिहेव किया गया है, आपसे पैसे मांगे गए हैं, रिश्वत मांगी गई है, तो आप सिंपल एक एप्लीकेशन डाउनलोड करें अपने मोबाइल में, पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल, आप उस पर जाके कंप्लेन करें, विद इन 24 आवर्स जो है वो आपको गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड करेगी। इसमें कुछ फ्लॉस जरूर हैं, लेकिन एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसमें मैं पर्सनली मेरे साथ एक इशू हुआ था, उस बेस पे
मैंने ये कंप्लेन की थी। मैं और मेरे दोस्त थे, हम लोगों ने पर्सनली मैंने तो नहीं, मेरे दोस्तों ने, हमने कंप्लेन की थी। एक हम खाना खाने गए एक बड़े वेल रिप्यूटेड रेस्टोरेंट में, और उन्होंने हमें जो है वो टैक्स तो चार्ज कर दिया, लेकिन वो रिसीट नहीं दी। तो हमें पता चल गया कि टैक्स चोरी कर रहे हैं, तो हमने फिर वो उसकी कंप्लेन की। तो वो फिर 24 आवर्स में जो है वो पंजाब रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने हमें रिस्पॉन्ड किया उस पर। तो बताने का मकसद है कि इस तरह के इनिशिएटिव्स जो है पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल, इससे क्या हो रहा है, आपके लोगों के जो कंसर्न्स हैं वो एड्रेस हो रहे हैं, लोगों की जो शिकायत हैं, कंप्लेन्स हैं, वो मौसूल हो रही हैं, और गवर्नमेंट अपनी गवर्नेंस बेहतर करने में जो है वो किसी हद तक हमें नजर आता है कि वो कामयाब हो रही है और इसको इम्प्लीमेंट करने जा रही है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान का एक और बहुत बड़ा मसला है एनर्जी क्राइसिस, और अब तो हम किसी हद तक उससे निकल आए हैं, लेकिन एनर्जी क्राइसिस की सबसे बड़ी वजह ये है कि बिजली चोरी, उस बिजली चोरी को रोकने के लिए स्मार्ट मीटर्स का कॉन्सेप्ट आ गया, डिजिटल मीटर्स का कॉन्सेप्ट आ गया। तो अब वो बिजली चोरी को जो है वो रोका जाएगा। दूसरा ये कि अगर हम अपने जुडिशियल सिस्टम में देखें तो वहां पर जो है ई कोर्ट्स का सिस्टम आ गया। आज सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में बैठकर जो सुप्रीम कोर्ट की जो बेंचेस हैं, जितने भी कैपिटल्स हैं हमारे सूबों के, तो वहां पर बैठकर ऑनलाइन जजेस जो है वो केस सुनते हैं और वो फैसला सुनाते हैं। इससे स्पीडी जस्टिस जो है इंश्योर होगा। फिर आपके पुलिस का निज़ाम जो है उसमें EFIR सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उसकी वजह यह है कि आप देखें, पाकिस्तान में का मसला सबसे बड़ा गवर्नेंस है। पाकिस्तान में आज तक हम पुलिस ऑर्डर 1861 का जो है वो करते आए हैं, उसको फॉलो करते आए हैं। ये तो 2002 में पंजाब का पुलिस ऑर्डर चेंज हुआ, उसके बाद 2010 ऑनवर्ड्स KP, सिंध और बलूचिस्तान ने चेंज किए। अदरवाइज हम 21वीं सदी तक 1861 का पुलिस ऑर्डर चलाते आए हैं। तो हम इतने आउटडेटेड मॉडल्स के थ्रू अपना मुल्क चला रहे हैं। तो EFIR और इस तरह की जो ऑनलाइन FIR सिस्टम है, और ई चलान सिस्टम अब आ गया है। तो इस तरह की जो डेवलपमेंट्स हैं, ये बता रही हैं कि पाकिस्तान जो है बहुत तेज़ी से डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहा है। ये ऑल्दो इसमें और भी बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन टाइम की मुनासिबत से मैं इसको आगे वाइंड अप करूंगा इस पूरी वीडियो को, और नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं डिटेल से मजीद और कुछ एरियाज पे बात करूंगा जहां पर डिजिटाइजेशन पे पाकिस्तान में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम हो रहा है। बहरहाल अब मैं बात करता हूं इसकी कि चैलेंजेस क्या हैं। पाकिस्तान को सबसे बड़ा चैलेंज इस डिजिटाइजेशन के प्रोसेस के अंदर है इलिटरेसी। पाकिस्तान के अंदर तालीम का फुकदान एक ये बहुत बड़ा मसला है, और दूसरा बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान में कोई यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से हमारे लोग जो है वो बेरोजगार हैं, हमारे लोग पढ़ लिख नहीं सके, हमारे लोगों में IT स्किल्स नहीं है। आज हम तेजी से डिजिटाइजेशन की तरफ जा तो रहे हैं, लेकिन अगर हमारे लोगों को ये स्किल्स नहीं आएंगे, अगर हमारे लोग ये नहीं सीख सकते, तो फिर क्या होगा। दूसरा ये है कि हमारे रिमोट एरियाज में इंटरनेट फैसिलिटीज, बहुत से एरियाज पाकिस्तान में ऐसे हैं जहां तक अभी तक इंटरनेट नहीं आया, तो उन लोगों को डिजिटाइजेशन का फायदा नहीं है। और तीसरी बात ये कि सबसे बड़ा मसला ये है कि एकेडेमिया इंडस्ट्री लिंकेजेस हमारे मुल्क में नहीं है। आज आप सब लोग जब ग्रेजुएट्स होते हैं, हमें इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। हम ग्रेजुएट होकर अपनी फील्ड्स जो है वो बेरोजगार हम बैठे रहते हैं, हमें इंडस्ट्रीज जो है वो ओन नहीं करती। तो इसके लिए एकेडेमिया इंडस्ट्री लिंकेजेस को स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनोवेशन को और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग को इंश्योर करने के लिए आप एकेडेमिया इंडस्ट्री लिंकेजेस बनाएं। उसका फायदा ये होगा कि आपके जब स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़कर जब मार्केट में जाएंगे इंटर्नशिप्स करने, रिसर्च करने, तो वहां पर वो क्या होगा, वहां पर वो प्रैक्टिकल नॉलेज सीखेंगे, और प्रैक्टिकल नॉलेज सीख कर फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो गवर्नमेंट को चाहिए एकेडेमिया इंडस्ट्री लिंकेजेस को प्रमोट करे। और आखिर में मैं ये बात करूंगा कि एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पॉलिटिकल विल और लेजिस्लेशन। तो हमें इस टाइम जरूरत है कि लेजिस्लेशंस की जाएं। हमें ज़रूरत है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि बजट एलोकेट करे, R&D डिपार्टमेंट्स को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को वो फंडिंग करे, और इस चीज़ को जो है वो प्रमोट किया जाए। जैसा कि मैंने आपको इम्पोर्टेंस बताई कि आज जो हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में तब तक सर्वाइव नहीं कर सकते जब तक कि हम अपने आप को सही मायनों में डिजिटाइज नहीं कर लेते। आखिर में मैं ये बात करता चलूँगा कि एक ये भी प्रपोजल है, जितने भी IT एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि जी आपको सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स बनाने चाहिए, आपको जो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए।
जब तक आप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकते, जब तक आप सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स नहीं बनाएंगे, तब तक जो है आप इन लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर सकते। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक एसेंस है, एक बेसिक फाउंडेशन है किसी भी मुल्क की, अगर वो डिजिटाइजेशन की तरफ जाना चाह रहा है।